टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात गौरव अभियान के तहत नवसारी के आदिवासी क्षेत्र खुदवेल में करीब 3050 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में पानी की आपूर्ति में सुधार के साथ साथ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और जीवन यापन को आसान बनाने में मिलेगी मदद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं सदगुरु योगी श्री वासुदेव जग्गी ने अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस में पौधरोपण में भाग लिया। सदगुरु वासुदेव जी ने कहा कि हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, पौधे लगाने की बात करते हैं, पर हम मिट्टी बचाने की बात नहीं करते। अभी मिट्टी बचाना शुरू नहीं किया तो आगामी 25 वर्षों में दुनिया में अन्न का संकट हो जाएगा शुरू। केन बेतवा लिंक परियोजना की वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व को डूब क्षेत्र से बचाने के लिए कोर एरिया को विस्तार देने की योजना। इसके लिए पार्क से सटे 21 गांवों को लोगों को विस्थापित किया जाएगा। परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई एवं पीने का पानी मिलेगा। कृषि सिंचाई का बढ़ेगा रकबा, किसानों को होगा फायदा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात गौरव अभियान में शिरकत करने दक्षिणी गुजरात के नवसारी पहुंचे। मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल भी वहां मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात गौरव अभियान के तहत नवसारी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में एस्टॉल पेयजल योजना सहित बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर प्रकार की कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट हैं जो विशेष रूप से दक्षिणी गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों के लिए हैं। इस परियोजनाओं की कुल लागत 3000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवसारी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये सारे प्रोजेक्ट सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड़ सहित दक्षिण गुजरात के करोड़ों साथियों का जीवन आसान बनाएंगे। ये सारे प्रोजेक्ट्स नवसारी, तापी, सूरत, वलसाड़ सहित दक्षिण गुजरात के करोड़ों साथियों का जीवन आसान बनाएंगे। बीते 8 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हमारी सरकार ने गरीब को मूलभूत सुविधाएं देने पर, गरीब के कल्याण पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। साथियों, गरीब को सशक्त करने के लिए अब हमारी सरकार ने 100% सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है। कोई भी गरीब, कोई भी आदिवासी किसी योजना के लाभ से छूटे नहीं। जो योजना उसके लिए बनाई गई है उसका लाभ उसे जरूर मिले। अब दिशा में हमारी सरकार तेज गति से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने नवसारी में AM नाइक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स और निराली मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। वह स्वास्थ्य सेवा परिसर में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने खरेल शिक्षा परिसर का वर्चुअल तौर पर उद्घाटन किया। सूरत मुंबई राजमार्ग पर नवसारी में बना 400 बिस्तरों वाला निराली मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल दक्षिण गुजरात के 5 जिलों में रहने वाले लोगों को विशेष
विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएगा। 400 करोड़ की लागत से बना ये अस्पताल 8 एकड़ में फैला हुआ है। अब यहाँ के लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। इस अस्पताल में 80 ICU, 8 ऑपरेशन थिएटर के अलावा नवजात शिशुओं के लिए एक अलग से वार्ड भी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं सद्गुरु योगी श्री वासुदेव जग्गी ने अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस में पौधरोपण में भाग लिया। सद्गुरु श्री वासुदेव अपनी 30,000 किलोमीटर की मोटरसाइकिल यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के सागर, विदिशा एवं रायसेन होते हुए भोपाल पहुंचे। इस अवसर पर सद्गुरु श्री वासुदेव जी ने कहा कि हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, पौधे लगाने के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है, लेकिन हम अभी मिट्टी बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। भारत में ही नहीं, दुनिया भर में बड़े स्तर पर मिट्टी बचाने के प्रयास शुरू नहीं हुए हैं। यदि अभी मिट्टी बचाना शुरू नहीं किया गया तो आगामी 25 वर्षों में दुनिया में अन्न का संकट शुरू हो जाएगा। जन अभियान परिषद व ईशा फाउंडेशन द्वारा आयोजित मिट्टी बचाने के लिए जन जागरण अभियान कार्यक्रम में सद्गुरु श्री वासुदेव जी ने लोगों से मिट्टी बचाने यानी कि उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाने के प्रयास शुरू करने की अपील की। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में पौधरोपण का कार्य निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बारिश पूर्व 5,000 अमृत सरोवर तैयार करने का भी संकल्प लिया गया है। सदगुरु के साथ वृक्षारोपण किया और जन अभियान परिषद ने ईसा आउटरीच के साथ MOU साइन किया है मिट्टी बचाने के लिए। जन अभियान परिषद सेव सॉइल अभियान के तहत जन जागरण का काम भी करेगी और सदगुरु के संदेश को मध्य प्रदेश के हर ब्लॉक, हर गांव तक ले जाएगी। और जो रोड मैप ईसा आउटरीच और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर बनाएंगे, उस रोड मैप पर काम करके उसको जमीन पर क्रियान्वित करने का काम जन अभियान परिषद, ईसा फाउंडेशन, ईसा आउटरीच के साथ मिलकर करेगा। केन बेतवा लिंक परियोजना की वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व का आधा क्षेत्र डूब क्षेत्र में आ गया है। ऐसे में पार्क के वन्य प्राणियों को दूसरे स्थान पर सुरक्षित बसाने के लिए कोर एरिया को विस्तार देने की योजना है। इसके लिए पार्क से सटे 21 गांव के लोगों को विस्थापित किया जाएगा। इनमें पन्ना जिले के 7 और छतरपुर के 14 गांव हैं। राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। अगले 6 से 8 महीने में सर्वे का काम पूरा होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को सिंचाई एवं पीने का पानी मिलेगा। जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन उधमपुर ने कौशल विकास विभाग के सहयोग से ITI उधमपुर में स्वयं सहायता समूह SHG के सदस्यों के लिए 12 घंटे का पाठ्यक्रम शुरू किया है। कौशल उन्नयन प्रशिक्षण में 68 महिला सदस्य भाग ले रही हैं, जिसमें प्रतिभागियों ने प्रमाण के साथ सिलाई तकनीक और फैशन डिजाइनिंग का प्रशिक्षण लिया। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के अधीक्षक नरेश सिंह ने कहा है कि NRLM ने कौशल विकास विभाग के सहयोग से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के कौशल को बढ़ाने और चमकाने के लिए 12 घंटे का कोर्स शुरू किया है, जो भविष्य में उनकी मदद करेगा। ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर प्रशासन द्वारा जम्मू और कश्मीर की प्रत्येक ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए एक अनूठी पहल है। हम अपने ये जो सीख रहे हैं, इसकी वजह से हम अपने पैरों पे स्टैंड हो सकते हैं। कल को हमें किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अगर पॉलिशिंग के लिए आए, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा काम आता है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस टीचर हैं साथ में ITI का मतलब धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें ये मौका दिया और हम सीखने के लिए और नई चीज़ें सीखेंगे। काम और अच्छा होगा हमारा और हम अपना लिवलीहुड कमा सकते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है किसी के लिए, और अच्छा सीखेंगे सर। हम यहाँ पे मतलब लड़कियाँ जो यहाँ पे आ रही हैं सीखने के लिए, मतलब ये गांव में तो सिलती हैं कपड़े वगैरह, मतलब इनको वो बेनिफिट नहीं मिल सकता वहाँ पे,
कि मतलब यहाँ पे हम जो सीख रहे हैं यहाँ पे प्रोफेशनल सीख रहे हैं, जो कि लड़कियों को प्रोफेशनल से हमें नहीं आता था सीखना। तो हम ITI में आए हैं, हम सीख रहे हैं यहाँ पे, हमें मैम बहुत अच्छा सिखा रहे हैं और हम और लोगों को भी सिखाएंगे वहाँ जाके। हम इसी के लिए तो यहाँ पे आए हैं सीखने के लिए कि हम दूसरे लड़कियों की भी वहाँ जाके मदद कर सकें जो कि घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। और नीति आयोग की ओर से वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में सम्मानित 75 महिलाओं में केरल की अंजू बिष्ट भी शामिल हैं, जो कोल्लम में रहते हुए सशक्त और समर्थ भारत में अहम योगदान दे रही हैं। उनकी अमृता सेरवी संस्था केले के फाइबर से सैनिटरी पैड बना रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अंजू बिष्ट और उनकी टीम ने दुनिया में पहली बार कुछ ऐसा किया है जिसकी काफी चर्चा हो रही है। यहाँ पैड्स बनाने के लिए केले के पत्ते के फाइबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पूरी तरह से एग्रीकल्चर बेस्ड है। हमने महिलाओं के मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए एक उत्पाद बनाया है जो अच्छी गुणवत्ता का है और आसानी से उपलब्ध भी है। ये अपनी तरह का पहला पैड है जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है और ये दूसरे प्रोडक्ट्स के मुकाबले काफी सस्ता भी पड़ता है। बाजार में उपलब्ध उत्पादों की तुलना में इन पैड्स को 2-3 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पैसों की बचत भी होती है, इससे कोई एलर्जी भी नहीं होती। मेरी बेटी ने इसका इस्तेमाल किया है और ये उसी की राय है। एक अंदाजे के मुताबिक अंजू बिष्ट और उनकी टीम ने 5 लाख से ज्यादा पैड बनाए हैं और गरीब महिलाओं में बांटे हैं, जिसके कारण सालाना 2000 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोकने और 43,000 टन से अधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल पैड को खत्म करने में मदद मिली है। एक पहलू ये भी है कि पैड बनाने वाली यूनिट के कारण ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। हम यहाँ काम करके बहुत खुश हैं, पैड बनाते हैं और अच्छा रोजगार भी मिलता है। अंजू बिष्ट जैसी महिलाओं की सोच है कि भारत के गांवों में उच्च गुणवत्ता वाले पैड बहुत कम कीमत पर मिलने चाहिए, जिनका निर्यात भी किया जा सके। भारत में फिर से इस्तेमाल करने वाले पैड के लिए ISO स्टैंडर्ड तैयार किए गए हैं। बहुत से लोग ऐसे उत्पादों से परिचित नहीं हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि अगले 5 साल में भारत में सभी को ये पता होना चाहिए कि ऐसे उत्पाद भी मौजूद हैं। एक बार जब वो जान जाएंगे कि इस तरह के विकल्प भी उपलब्ध हैं, तो वे खुद तय कर सकते हैं कि उनके लिए और उनके घर के लिए क्या बेहतर है। साथ ही इससे उनके पैसों की बचत भी होगी। एक छोटे से इलाके में बन रहे इन पैड्स की विदेशों में खासी डिमांड है। ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, कुवैत और स्पेन जैसे देशों में बिक्री के लिए ऑनलाइन सर्विस की शुरुआत की जा चुकी है। वाकई नीति आयोग की ओर से ये एक अच्छी पहल है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में 75 महिला उद्यमियों को सम्मानित करने की अंजू बिष्ट और उनकी टीम को इस सफलता के लिए हमारी तरफ से भी बधाई और शुभकामनाएं। कोल्लम से नीरज लाल आश्रमम की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात करते हैं मंडी भाव की, और आइए देखते हैं कि देश भर की मंडियों का क्या भाव है। केंद्र सरकार ने 2022-23 विपणन मौसम के लिए खरीफ की सभी 14 फसलों और उनकी वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। वहीं सरकार ने कृषि बजट को बढ़ाकर 1,26,000 करोड़ रुपए कर दिया है। बात खरीफ फसलों की MSP की करें तो सामान्य क्वालिटी की धान की MSP पिछले साल के 1,940 रुपए प्रति क्विंटल से 100 रुपए बढ़ाकर 2,040 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। वहीं A ग्रेड क्वालिटी की धान की MSP 100 रुपए बढ़ाकर 2,060 रुपए कर दी गई है। हाइब्रिड ज्वार की MSP 232 रुपए बढ़ाकर 2,970 रुपए, मालदंडी ज्वार की MSP 232 रुपए बढ़ाकर 2,990 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। बाजरे की MSP को 2,250 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,350 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। रागी की MSP 201 रुपए बढ़ाकर 3,578 रुपए, मक्का की MSP 92 रुपए बढ़ाकर 1,962 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसके अलावा तिलहनी खरीफ फसलों में शामिल पीली सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,950 रुपए से बढ़ाकर 4,300 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। मूंगफली की MSP 300 रुपए बढ़ाकर 5,850 रुपए तय की गई है। सूरजमुखी की MSP में 385 रुपए की बढ़त हुई है और अब इसका MSP 6,400
400 रुपए हो गया है। वहीं तिल की एमएसपी में 523 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। राम तिल का एमएसपी बढ़कर 7,287 रुपए हो गया है। वहीं खरीफ दलहनी फसलों की बात करें तो तुअर की एमएसपी को 300 रुपए बढ़ाकर 6,600 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 480 रुपए की बढ़त की गई है और अब इसका एमएसपी 7,755 रुपए हो गया है। उड़द में 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अब इसका एमएसपी 6,600 रुपए हो गया है। वहीं कपास मध्यम रेशा का एमएसपी 6,080 रुपए हो गया है और कपास लंबा रेशा की एमएसपी को 354 रुपए बढ़ाकर 6,380 रुपए कर दिया गया है। इस साल घरेलू स्तर पर खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि साल 2020-21 के खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 3.77 मिलियन टन अधिक है। वहीं साल 2021-22 के दौरान उत्पादन पिछले 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 23.80 मिलियन टन अधिक है। भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। भारत बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान ग्वार गम के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 2,95,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2020-21 के दौरान ग्वार गम का निर्यात 2,10,712 टन का हुआ था। यानी साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान ग्वार गम के निर्यात में 84,000 टन की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि भारत में ग्वार गम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। गुरुवार को गिनी चुनी मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धरोल मंडी में 8 जून को ग्वार का भाव रहा 5,110 रुपए। 9 जून को इसके भाव में 70 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,180 रुपए। जबकि राज्य की ही सिद्धपुर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 8 जून को ग्वार का भाव था 4,650 रुपए। 9 जून को इसके सौदों में 73 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,577 रुपए पर आ गया। हालांकि राजस्थान की बाड़मेर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ग्वार के भाव स्थिर रहे। यहाँ 8 और 9 जून को ग्वार 5,750 रुपए पर बिकी। वहीं गोलूवाला मंडी में इस दौरान ग्वार के भाव में मजबूती देखने को मिली। यहाँ 8 जून को ग्वार का भाव था 5,100 रुपए। 9 जून को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 5,200 रुपए पर हुए। जोधपुर मंडी में 8 जून को ग्वार का भाव रहा 5,550 रुपए। 9 जून को इसके भाव 100 रुपए टूटकर 5,450 रुपए पर हुए। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और आइए देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे करें अपने फसलों का रखरखाव। बिहार में मक्के की कटाई करें, किसान मूंग की कटाई कर सकते हैं। मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मूंग के खेत में निराई करें, यहाँ बैंगन के खेत की देखभाल करते रहें। इसके साथ ही धान की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। वहीं जूट के खेत में निराई कर सकते हैं। जूट के खेत से खरपतवार निकालें, जूट की बुआई करें। बिहार में आम के बागों की देखभाल कर ले। इसके अलावा प्याज के खेत में सिंचाई करें। किसान भिंडी के खेत में निराई करते रहें। यहीं कद्दू के खेत में सिंचाई कर ले। बिहार में करेले के खेत से घास फूस निकाल ले। करेले के खेत में सिंचाई करते रहे। झारखंड में मूंग की बुआई कर ले। मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। वहीं फूलगोभी के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इस समय फूलगोभी में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फूलगोभी में कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान पत्ता गोभी के खेत में भी सिंचाई कर ले। पत्ता गोभी में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से पत्ता गोभी में कीटनाशक छिड़के।
अभी हल्दी की बुआई का समय उपयुक्त है। झारखंड में धान की रुपाई कर ले। धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। पपीते की खेती के लिए अच्छे जल निकास और पर्याप्त जीवांश वाली बलुई या बलुई दोमट मिट्टी बेहतर मानी जाती है। ऐसी मिट्टी जिसका पीएच 5.5 से 6.7 के बीच हो। ध्यान रहे, पौधे की जड़ में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, वरना वो बीमार पड़ जाएंगे। भारत के लिए CO1, CO2 और CO6 के अलावा पूसा मेजेस्टी, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डिलीशियस और रेड लेडी बेहतर किस्में हैं। 1 हेक्टेयर के लिए करीब 500 ग्राम बीज की जरूरत होती है। नर्सरी में स्वस्थ बीजों का ही चुनाव करें और बीजोपचार जरूर कर लें। पपीते की नर्सरी जमीन पर भी तैयार की जा सकती है और पॉलीथीन की थैलियों में भी। जमीन पर तैयार करने के लिए पौधशाला की अच्छी तरह जुताई करें और उसमें गोबर की खाद मिला लें। फिर 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बना लें। क्यारियों में बीज को कतारों में लगाना है। कतार से कतार की दूरी 10 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 1 सेंटीमीटर रखी जाती है। बीज को गोबर की खाद या कंपोस्ट से ढक दें और फिर पुआल बिछा दें। अच्छे अंकुरण के लिए पौधशाला में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अगर आर्द्र गलन रोग दिखाई दे रहा हो तो बोर्डो मिश्रण 5:5:50 की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। पपीते के बीज 7 से 15 दिन में अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरण के तुरंत बाद पुआल हटाकर हल्की सिंचाई कर दें। पौधे जब 20 से 25 सेंटीमीटर के हो जाएं, तो उन्हें रोप लें। रोपाई के समय हर गड्ढे में 2 पौधे लगाने हैं। पॉलीथीन में नर्सरी तैयार करने के लिए छेद वाली थैलियां लें। थैलियां 20 सेंटीमीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर चौड़ी हों। इनमें बालू, कंपोस्ट और मिट्टी को बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर भर दें। थैली का ऊपरी 2 सेंटीमीटर हिस्सा खाली रखना है। अब हर थैली में 2 से 3 बीज 1 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में लगाने हैं। थैलियों में हमेशा पर्याप्त नमी बनाए रखें और जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर के हो जाए तो थैलियों को नीचे से काटकर गड्ढों में रोप दें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। 4 राज्यों में राज्यसभा की 16 सीटों पर चुनाव के लिए मतदान। महाराष्ट्र की 6, राजस्थान और कर्नाटक की 4 और हरियाणा की 2 सीटों पर वोटिंग। ध्यान रहे कि 57 राज्यसभा सीटों पर हो रहे इन चुनावों में 43 सीटों पर पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के सीवन ने कहा है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र से जुड़े सेक्टर की अर्थव्यवस्था में युवाओं को जोड़ने से देश के विकास को गति मिलेगी। डॉक्टर सीवन ने कहा कि जल्द ही देश में निजी क्षेत्र की कंपनियां अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च कर सकेंगी। मुंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने राज्यसभा में मतदान के लिए महाराष्ट्र विधानसभा जाने के लिए 1 दिन की रिहाई मांगी थी। न्यायाधीश PD नाइक ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि मलिक को जमानत लेने के लिए उपयुक्त न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, जो कि इस मामले को इस स्तर पर सुनने के लिए उपयुक्त है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक पुस्तक का विमोचन किया। महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्मयुद्ध नामक इस पुस्तक के लोकार्पण समारोह में कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस किताब से हमारे देश के नौजवानों को मेवाड़ के महाराजाओं के गौरवशाली इतिहास के विषय में जानकारी मिलेगी, जिससे उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा फिर से शुरू हो गई है। कोरोना महामारी के कारण ये 2 साल से बंद थी। ढाका कोलकाता ढाका बस को ढाका में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बस सेवाओं के खुलने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के बीच लोगों के बीच संपर्क मजबूत होगा। भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट किया है कि ये दोनों देशों के बीच किफायती जन केंद्रित कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।
फसल होगी अच्छी, आमदनी भी होगी भरपूर। कम पानी में कैसे उगा सकते हैं आप धान, ये जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए इस शनिवार विचार विमर्श में।